आपका अधिकारी जीएस चैनल में आज हम लोग आर के टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 7 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 या 6 या 10 क्वेश्चन तक आर में है। यूपी पीसीएस में इससे आता है। यूपी पीसीएस में तो 15, 16 या 18, 20 तक हो जाता है, मगर आर में 7 से 8 क्वेश्चन आएगा या 10 क्वेश्चन भी आ सकता है। 7 से 10 के बीच में क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगभग 5 या 6 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा एग्जाम में। और काफ़ी साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं बनते, न डीप में जाते हैं। तो ऊपर ऊपर थोड़ा नॉलेज रहेगी, हल्का फुल्का, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। तो भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पे आधारित है? तो पहला है यूनिट द्वारा बिक्री पर, मशीन और उपकरणों में निवेश पर, बाजार में व्याप्ति पर, निर्यात क्षमता पर। तो किस पे भारत में जो लघु उद्योग है उनकी परिभाषा किस पे आधारित है? तो ये होती है मशीन और उसके उपकरणों में निवेश पे आधारित होती है। ठीक है, कि कितने का अगर उसमें मशीनीकरण कितना लेवल तक किया गया है, कितना उसमें कैपिटल लगाया गया है। कैपिटल मतलब पूंजी होती है, कितनी पूंजी तक उसमें निवेश किया गया है। तो जो लघु उद्योग होता है उसमें लगभग 1 करोड़ से कम की पूंजी लगी होती है। तो इसका बी आंसर ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि पहला, मुद्रा की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित की जाती है, घाटे का वित्त पोषण किया जाता है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है कि उसमें मान लीजिए कोई देश है, तो इसमें से न बाहर से सामान अंदर आएगा, न इसमें से कोई बाहर से अंदर आएगा, ना अंदर से बाहर जाएगा। तो आयात और निर्यात दोनों प्रतिबंधित होता है इसमें। तो इस वजह से इसका आंसर डी होगा। तो बंद अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं कि न तो उसमें आयात होगा, न ही निर्यात होगा। तो इसका आंसर भी डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड TRIFED ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये ट्राइफेड ऐसी संस्था है जो कि ट्राइबल के जो प्रोडक्ट हैं, उन जैसे जंगली शहद हो गया, फल हो गया, जड़ी बूटियाँ हो गई और तमाम तरह की औषधियाँ होती हैं, तो उसके लिए, उसको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है ताकि जनजातीय लोगों का शोषण ना हो सके और उनके प्रोडक्ट का जो होता है अच्छा दाम मिले उनको। तो वही पूछ रहा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में, 1985 में, 1984 में, 1991 में। तो तीसरे कौन सा आंसर होगा बताइए? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ए आंसर इसका ठीक है, ठीक है। तो ये जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने के लिए और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुएं या इकट्ठा की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 1987 में इसकी स्थापना की थी। इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि ट्राइफेड किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ट्राइफेड जो होता है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जनजातीय मंत्रालय, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है? तो मैक्रो पूछ रहा है कि कौन मैक्रो में शामिल नहीं है, तो बताइए। तो इसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, किसी फर्म का उत्पादन, मूल्य स्तर, तो क्या शामिल नहीं है हमको बताना है। तो इसमें किसी फर्म का उत्पादन नहीं शामिल होता मैक्रो में। तो अर्थव्यवस्था की 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है माइक्रो, एक होती है माइक्रो। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए इसमें ए है, इसमें आई है, तो ये 2 पूछता है बार बार घुमा फिरा के। तो माइक्रो जो होता है वो पूरे भारत स्तर की बात करता है, कि पूरे देश स्तर की बात करता है कि हमारे देश की जीडीपी कितनी है, राष्ट्रीय आय कितना है, कितना उत्पादन हुआ है, बेरोजगारी कितनी है, मूल्य का स्तर कितना है। तो ये सब बातें जो होती हैं वो मैक्रो इकोनॉमी में होती हैं। मैक्रो ए जो देखिए ए की चौड़ाई ज़्यादा है,
और आई की चौड़ाई कम है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि जो माइक्रो होता है वो ओवरऑल पूरे भारत के लिए बात करता है, जो माइक्रो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, फर्म लेवल पे बात करता है, कंपनी लेवल पे बात करता है। तो ये थोड़ा सकरा होता है या नैरो होता है ये माइक्रो। तो जैसे माइक्रो में क्या क्या आता है, तो जैसे आता है व्यक्तिगत इकाइयाँ, जैसे फर्म हो गया, उपभोक्ता हो गया, श्रम हो गया, और किसी की सैलरी हो गई, इनकम हो गई, तो ये सब चीज़ें आती हैं माइक्रो में। तो ठीक है, तो माइक्रो और माइक्रो में समझ आइए अंतर। तो एक समष्टि होता है जिसे माइक्रो कहते हैं। तो ये जो ए वाला है माइक्रो, जो जो माइक्रो है वो समष्टि है, और जो माइक्रो है वो व्यष्टि है। तो याद रखिएगा, ये पूरे भारत लेवल की बात करता है और ये जो है व्यक्तिगत लेवल की बात करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। तो इसका सी आंसर ठीक है कि किसी फर्म की बात नहीं करता मैक्रो। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक WPI में सर्वाधिक भारांश किसका होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे अधिक जो भारांश है, वेटेज है, वो किसका होता है। प्राथमिक उत्पाद का, ईंधन और ऊर्जा का, विनिर्मित वस्तुओं का और अन्य का, तो किसका होता है। 5वें का आंसर बताइए। तो वो होता है विनिर्मित वस्तुओं का। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड का जो होता है, इसमें जो भारांश होता है सर्वाधिक होता है। तो जैसे इसमें और क्या होता है, तो मान लीजिए कि WPI में जितने भी वस्तुओं को रखा गया है, एक टोकरी है जिसे हम मूल्य का निर्धारण करते हैं और कितनी महंगाई बढ़ी घटी उसको मापते हैं। तो एक टोकरी है, टोकरी में क्या रखा जाता है, विनिर्मित वस्तुएं रखा जाते हैं, प्राथमिक उत्पाद रखे जाते हैं, ईंधन या ऊर्जा का भारांश रखा जाता है। बस इसमें सर्विस नहीं रखी जाती, याद रखिएगा, सर्विस नहीं रखी जाती। और जो खाने पीने की जो सब्जियां आ रही, साग सब्जी हैं और दाल मसाला है, सब चीज़ नहीं रखा जाता इसमें, बाकी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो जो मान लीजिए कि अगर विनिर्मित वस्तुएं रखी गई हैं, ईंधन ऊर्जा रखा गया है, प्राथमिक उत्पाद रखा गया है, तो जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उनका वेटेज 64% है और प्राथमिक उत्पाद का 22% है और ईंधन ऊर्जा का जो है 13% है। तो वही पूछ रहा है कितना परसेंट सर्वाधिक किसका है, तो विनिर्मित वस्तुओं का है। कितना है ये, 64.23%। तो याद रखिएगा, ये बढ़ता घटता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता घटता है, मगर फिर भी दशमलव में या फिर 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इसका आंसर सी होगा। तो कभी कभी पूछता है कि WPI कौन जारी करता है, तो ये करता है वाणिज्य मंत्रालय का एक विभाग है जिसे हम कहते हैं आर्थिक सलाहकार विभाग, इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछता है कभी कभी WPI कौन जारी करता है। CPI के बारे में आगे अगर क्वेश्चन आता है तो बात करते हैं, नहीं तो अलग वीडियो में CPI के बारे में बताएंगे। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पूछ रहा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में आया था। तो पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखिए आराम ध्यान से, सुमेलित नहीं है हमको बताना है। और हरित क्रांति 1966 से 67 में आई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल सर्विस प्रोग्राम कब आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010। तो ये पूछ रहे कौन सा मिलान नहीं कर रहा है, ऐसा मैच कराता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पुरानी जो स्कीमें हैं देश के आज़ाद के समय से और अब तक की पुरानी जो स्कीमें हैं उनको बार बार मिलान कराता है, पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा गलत है। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में आया था, ये बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति ये भी ठीक है, 1966-67 में आई थी। और नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो था ये जो 1995 में आया था, ये भी ठीक है। बाकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो था वो 2010 में ना आके 2011 में आया था। नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम 2011 में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये चारों जो स्कीम है इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको याद रखिए, बार बार पूछता है, ये पूछता है, इसको याद रखिएगा। बार बार मैं जोर दे के कह रहा हूँ, तो ये बात सही है कि पूछता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन पे।
7वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है। तो हरित क्रांति जब आई थी 1966-67 में, तो उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्नों की कमी थी, किसी को 2 टाइम का संपूर्ण भोजन नहीं मिल पाता था और काफ़ी समस्या थी हमारे खाने पीने की। तब 1966-67 में ये आई थी हरित क्रांति, जिसने हमारे जो जो खाद्यान्न था उत्पादन, उसमें सरप्लस हमको बना दिया। आज तक हम बहुत बड़े निर्यातक के रूप में भी उभरे हैं। तो हरित क्रांति जब आई थी तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ किसानों को और आम जनता को, उनके पोषण में सुधार हुआ, उनके आर्थिक जीवन में सुधार हुआ, तो हर क्षेत्र में सुधार हुआ, मगर कुछ नुकसान भी हुए। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा दुष्प्रभाव पड़े। तो पहला है मृदा का अनुपजाऊ होना, दूसरा है पर्यावरण हानि, तीसरा है भौम जल स्तर का निम्नीकरण, चौथा है छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। तो बताइए क्या हुआ था। तो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव डी जो है ये नहीं था, ये असमानता इसमें बड़ी है, तो डी इसका आंसर है। तो समझा देते हैं, हरित क्रांति जब आई थी तो बहुत हाई यील्ड के जो बीज थे वो आए, फिर से रासायनिक उर्वरक बहुत ज़्यादा आए, जिनके कारण बहुत ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ी थी। तो समझिए इससे क्या हुआ, जो रासायनिक खाद थे उससे मृदा अनुपजाऊ होने लगी, जो मशीनीकरण हुआ था, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई थी, तो उससे ज़मीन की इतनी ज़्यादा जुताई हुई, खेतों की इतनी ज़्यादा जुताई हुई कि हमारे केंचुआ और जो भी कृषक हितैषी जो भी बैक्टीरिया जीवाणु थे वो रसायनों के प्रभाव में, बार बार जुताई के प्रभाव में आके ख़त्म हो गए। और इससे पर्यावरण की हानि हुई, जैसे कि ज़्यादा यूरिया का यूज करना, ज़्यादा डाई का यूज करना, और भी सल्फर पोटास सबका यूज करने से क्या हुआ कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें निम्नीकरण हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, काफ़ी तरह का प्रदूषण हुआ, और अधिक सिंचाई के कारण भौम जल स्तर नीचे चला गया। तो ये काफ़ी जो थी इसमें पूंजी आधारित जो हरित क्रांति थी ये थी, इसलिए इसमें छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ और बड़े किसान बहुत ज़्यादा पूंजी लगाकर बहुत अधिक पैसा कमाया, जिससे उनकी आय की असमानता बढ़ी। तो वही डी वाला इसीलिए गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है। ये सही नहीं है, बताना है। तो पहला है कि निगम पंजीकृत तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। दूसरा है पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन सा इसमें गलत है, सही नहीं है, बताना है। तो इसमें जो है पहला वो सही नहीं है, पहला गलत है, तो ए इसका आंसर होगा, केवल एक। क्यों गलत है, आज बाकी दूसरा ठीक है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी को का जो टर्नओवर है 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। तो हमारा DIP है, DPIIT डिपार्टमेंट, जैसे उसमें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो कंपनी और संस्थानों की देख रेख करता है। तो उसमें कहा है कि जो हमारी निगम है वो कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक या 10 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है, ये 12 वर्ष नहीं है, 10 है, 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसका तीसरा जो है, ऐसी कंपनी जो प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा से विकसित नवाचार, विकास, व्यवसायीकरण की दिशा में कार्य कर रही हो, नवीन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होनी चाहिए। बाकी जो किसी दूसरे की पुरानी परंपरा आधारित कोई कंपनी अगर खुलती है तो वो स्टार्टअप नहीं कही जाएगी, वो नवाचार और विकास पे आधारित होनी चाहिए। तो दो ही दिया था, तो केवल एक ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, और पूछता है कभी कभी स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी। तो 2016 में की गई थी स्टार्टअप। मिलान कराता है, ध्यान दीजिएगा, यह क्रोनोलॉजी पूछता है, 2016 में शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में चलते हैं कि भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समय अवधि पूर्ण नहीं कर सकी। तो कौन सी थी, चौथी थी, पाँचवीं थी, छठवीं थी, सातवीं थी। तो पाँचवीं थी, जो पाँचवीं थी इसने पूर्ण नहीं कर सकी थी। और इसका जो समय अवधि थी 1 अप्रैल से 1974 से 31 मार्च 1979 थी। 1 अप्रैल
1974 से 31 मार्च 1979 तक थी। ये एक वर्ष पूर्व 31 मार्च 1978 को ही समाप्त कर दी गई थी। तो याद रखिएगा ये 5वीं थी। और उसमें यह पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो डीपी धर मॉडल ही पूछता है, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डीपी धर मॉडल याद रखिएगा 5वां है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है सन देखिए पूछ रहा है, इसे क्रोनोलॉजी में ऐसे ऑर्डर वाइज रख करने के लिए बताता है या फिर मिलान करवाता है। तो 9वें 10वें का पूछ रहा है कि जो मनरेगा है 2000 नहीं है बताना है, 2006 में आया था तो ठीक है। भारतीय निर्माण योजना 2005 में आई थी। और स्वावलंबन योजना 2010 में आई थी। स्मार्ट सिटी योजना जो थी वो कब आई थी, 2014 नहीं 2015 में आई थी। ठीक है, तो इसका डी गलत है, डी गलत है इसका। तो डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान या अनवरत योजना को किसने लागू किया था। तो डीपी धर ने, डी आर गडगिल ने, डी टी लकड़ावाला ने, किसी चक्रवर्ती ने। तो रोलिंग प्लान किसने लागू किया था बताइए। तो रोलिंग प्लान कब आया था, तो 1778 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान आया था। तो इसको किया था डीटी लकड़ावाला ने। तो सी आंसर ठीक होगा इसका। इसमें क्या था कि एक वर्ष का प्लान बनाया जाता था, कि एक जो पंचवर्षीय योजना की जगह पे एक वर्ष की योजना बनाई जाती थी, और अगले वर्ष फिर से एक नई योजना शुरू की जाती थी एक वर्ष के लिए। तो रोलिंग योजना उसको कही गई थी। चलिए चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है बताना है हमको, कौन सी शामिल नहीं है। तो मेगा फूड पार्क योजना शामिल है। खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना ये भी शामिल है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास तो ये भी शामिल है। फार्म मशीनरी बैंक योजना, तो फार्म मशीनरी बैंक योजना कोई प्रावधान नहीं है। तो वही डी इसका गलत है, डी ही इसकी शामिल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछता है, तो याद रखिएगा। तो 2018, 2019, 2020 तो कब शुरू की गई थी बताइए। ये 2019 में शुरू की गई थी। मिलान कराने में पूछता है। ये राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना जब घोषित की गई थी तो इसमें 102 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया था, और भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक $5 ट्रिलियन तक इकोनॉमी तक पहुंचाना था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये पूछता है, मॉडल पूछता है, मिलान करवाता है। तो बताइए। हैरस डोमर मॉडल, हैरड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल किस पे आधारित थी बताइए। तो ये हैरड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तो ए इसका सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक जारी रही। ठीक है, इसकी जो प्रमुख प्राथमिकता थी कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को पर आधारित थी। ये फोकस किया था कृषि और सिंचाई पे, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद ही हमारे पास बहुत बड़े संसाधन नहीं थे कि हम बड़ी बड़ी मशीनरियाँ ये सब चीज़ें लगाएं। तो जो हमारी मजबूती थी, जो हमारे पास क्षमताएं थी, जो स्किल था कृषि में ज़्यादा था, तो इस वजह से हमने कृषि पे ज़्यादा फोकस किया पहले पंचवर्षीय योजना में।
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का, भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश हुआ? तो जो हमारी पंचवर्षीय योजना चली थी 1 अप्रैल 1951 से और 14 तक चली हैं। 17 तक थी, 14 में जब सरकार बदली तो बदल दी गई। तो इसके बीच में कितनी बार डिसकंटिन्यू हुई उसी को पूछ रहा है, वो योजना अवकाश पूछ रहा है। कितनी बार डिसकंटिन्यू हुई और कितने वर्षों के लिए हुई थी, तो वही पूछ रहा है। तो 15 का बताइए। जो भारत में नियोजन के दौरान 6 वर्ष का जो था योजना अवकाश हुआ था, 6 वर्ष का। तो बी इसका ठीक है, बी आंसर सही है। तो समझते हैं इसको। जबकि वर्ष 1966 से 1969 जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, तो सॉरी इंडिया चाइना का युद्ध था, उस समय रुका था। 1979 से 1980 में जब सरकार बदली तब, वैसे 1919 से 1992 में भी सरकार जब बदली थी, जब कांग्रेस के अलावा दूसरी सरकारें आई थी तब इसको बंद किया गया था। तो 1966 से 1969 में 3 वर्ष का गैप था और फिर हो गया 1979 से 1980 में 1 वर्ष का गैप था और 1990 से 1992 में 2 वर्ष का था। ठीक है, तो 2 और 1 वर्ष का यहाँ था, तो 2 1 3 और 3 वर्ष, ये 6 वर्ष का ये हो गया। तो 6 वर्ष का गैप हुआ। ठीक है, समझ लीजिए इसको ठीक तरीके से। 6 वर्षों का अवकाश था। तो यहाँ पे तो इंडिया चाइना वार हो गया था, तो इस वजह से संसाधन कमी हो गई थी, तो पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई थी। और 2 जो था ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तब ये दिक्कत हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। बैंकिंग, कम्युनिकेशन और कोयला खनन। पूछ रहा है तृतीय क्षेत्र की सेवाएं कौन सी हैं? तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? अब बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, इंजीनियरिंग आता है, उपभोक्ता आता है और सेवाएं आती हैं। तो बैंकिंग तो हो गया तृतीय सेक्टर का, कम्युनिकेशन भी तृतीय का हो गया, जो कोयला है ये द्वितीय क्षेत्र का है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में सर्विस आती है, जो सर्विस होती है वो आती है। तो इसका जो है 1 और 2 ठीक है, तो इसका ए आंसर ठीक है। ठीक, 17वें पे चलते हैं। प्राथमिक, इसमें और जो प्राथमिक होता है उसमें समझ लीजिए, प्राथमिक में जो है कृषि से संबंधित जहाँ रॉ मटेरियल होता है तो वो वाला क्षेत्र आता है, रॉ मटेरियल वाला। द्वितीयक में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग आता है। सेकेंड में होता है मैन्युफैक्चरिंग आता है और थर्ड में जो है वो सर्विस आती है, जो अभी हमने देखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो स्टार्टअप सेवाएं निम्नलिखित में किस क्षेत्र से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, सॉरी इनमें से कोई नहीं, किससे संबंधित हैं? तो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो सी आंसर का ठीक है। स्टार्टअप में जैसे आप समझ लीजिए, अब स्टार्टअप में नया नया कुछ भी अगर शुरू करना है आपको, तो 100 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग की कोई यूनिट जल्दी आप नहीं लगा सकते 100 करोड़ से नीचे जो टर्नओवर की, और बहुत ज़्यादा निवेश अगर हो जाए तभी स्टार्टअप नहीं है। तो उसमें तृतीय क्षेत्र की मानी जाती है, जैसे सर्विस देना टेलीकम्युनिकेशन में, या जैसे ओला उबर हो गए, तो ये सब हैं। अभी ये स्टार्टअप रहेंगी 10 साल तक, जैसे जैसे इनका अमाउंट बढ़ता जाएगा ये कंपनी में बदलती जाएंगी, तो तृतीय क्षेत्र में आती हैं ये। ठीक है, और 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें है, ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इसमें उत्पाद की खरीद, ई कॉमर्स सेवा के अंग में कौन सा? उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी, उपयुक्त में से अभी। तो ई कॉमर्स में हम सभी चीज़ कर सकते हैं, उत्पादन और उत्पाद की खरीद भी कर सकते हैं, उसका भंडारण भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी, डी आंसर ठीक है। 19 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉमर्स का प्रकार है? ई कॉमर्स का प्रकार है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, सॉरी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में सभी ये भी होगा, क्योंकि जो ई कॉमर्स है वो बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हो सकता है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वें नंबर पे चलते हैं।
तो राष्ट्रीय निवेश एवं एवं अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह पूछता है, बताइए कब की गई थी? 2015, 2016, 2017, 2019, तो कब की गई थी? 20वें का बताइए। तो 2015 में की गई थी। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी, याद रखिएगा। जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? अवसंरचना फील्ड में, जैसे अवसंरचना फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में या अवसंरचना के फील्ड में ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड तथा रुकी हुई परियोजनाओं को निवेश मुहैया कराना है। तो ये तीनों में काम करेगी, इंफ्रा में, ग्रीन में, ब्राउन में और स्टॉप रुकी हुई परियोजना में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, रतन पी वाटल समिति निम्नलिखित किससे संबंधित था? तो केंद्रीय राजस्व सुधार से, कर सुधार से, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, मौद्रिक ढांचे का मूल्यांकन करने से। तो रतन पी वाटल समिति के बारे में बताइए कौन सा सही है? तो ये डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से संबंधित थी। इसका गठन 2016 में हुआ था। 2016 में डिजिटल भुगतान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, तो इम्पोर्टेंट थी। 22वां है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो किस समिति की सिफारिश पर RRB गठन हुआ था? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। रघुराम राजन समिति, सुब्बा राव समिति, राजा चिलैया समिति, नरसिम्हन समिति। तो बताइए 22वें कौन सा सही है? तो 22वें का है नरसिम्हन समिति, डी इसका आंसर है। नरसिम्हन समिति जब 1975 में इनकी सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में स्थापना हुई थी उनकी। ठीक है, 1976 में से हमारे जो है RRB शुरू हो गए थे, 6 से 76। तो इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछ रहा है सेबी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो सेबी को किसमें? बैंक में, बैंकिंग वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो सेबी को किसमें शामिल किया जाता है? सेबी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको याद लिखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो ये 23 में कौन सा क्वेश्चन होगा? सी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। इसकी स्थापना जो हुई थी सेबी की 1988 में हुई थी। ये भी पूछता है कि कब हुई थी, तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह भारत में जो प्रतिभूति एवं वित्त का नियामक बोर्ड है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो जो जहाँ पे हम शेयर और बॉन्ड का लेन देन करते हैं, उनका पूरा देख रेख और उनके लिए नियम कानून बनाती है ये। तो इम्पॉर्टेंट है सेबी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्रीन एक्स निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? तो ग्रीन एक्स बताइए कब जारी किया गया था? तो ग्रीन एक्स को जो जारी किया गया था बॉम्बे एक्सचेंज द्वारा जारी किया गया था। यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर था, अनुकूल शेयर सूचकांक था ग्रीन एक्स, जो पर्यावरण हितैषी सूचकांक है शेयर का। तो 1992, 1999, 2006, 2012। तो ये 2012 में शुरू किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है 2012। चलिए डी आंसर सही है। 25वें का बताइए, रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? जो रक्षा सेवाओं पर व्यय होता है वो योजनागत व्यय है, गैर योजनागत व्यय है, उपयुक्त दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो बताइए 25वें का। तो गैर योजनागत व्यय है ये, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय क्या होता है? तो जो रक्षा जो सेवाएं होती हैं एक अनिवार्य व्यय होता है। तो जो व्यय अनिवार्य होता है उसको हम योजना बना के उसका व्यय नहीं करते, और जो अनिवार्य नहीं होता है उसके लिए हम योजना बनाते हैं। तो अनिवार्य व्यय होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है, और जो उसके लिए प्लान नहीं बनाना पड़ता।
ठीक है। आप आई होप ये आप समझ गए होंगे कि योजनागत व्यय क्या होता है। इसमें ये जरूरी व्यय नहीं होते, तो इनके लिए योजना बनाई जाती है। का जो जो अनिवार्य व्यय होते हैं उनके लिए प्लान नहीं बनाया जाता। तो जो भी अनिवार्य होगा उसको नॉन प्लान में रखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है। तो क्या है, पहला कंपनी का आकार देखा जाता है कि कितनी बड़ी कंपनी है। वित्तीय स्थिरता, कितना उसका आउटकम है, 1 साल में, 2 साल पहले, 3 साल पहले कितना वो उसका टर्नओवर रहा है। संचालन कि किस तरह से चल रही है, घाटे में चल रही है कि चल रही है, संचालन में इसका देखा जाता है। तो तीनों देखा जाता है इसमें, तो डी इसका आंसर ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये मिनी रत्न के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वें क्वेश्चन पे चलिए। पूछ रहा है कि किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। तो नहीं है, इसमें पूछा है। तो पूर्व में वो मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, दूसरा है भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक औसत वार्षिक नेट वर्थ हो, 5,000 करोड़ रुपए औसत से अधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ हो इसका। 27वें का बताइए कौन सा सही है। तो इसमें पूर्व में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है, तो ए इसका सही ऑप्शन है, ये ठीक है। तो जो उसकी पूरा करना आवश्यक है किसी कंपनी को इस श्रेणी में, महारत्न श्रेणी में शामिल करने के लिए, तो भारत के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी को महारत्न श्रेणी में शामिल करने हो तो पहली शर्त है उसे पूर्व से नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो, वह भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, उसका औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, और उसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तब उसको महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। तो महारत्न कौन सी नहीं है, भेल, ओएनजीसी, हाल और सेल। तो जो हाल है वो महारत्न दर्जा प्राप्त नहीं है उसको। ठीक है, अब पूछ रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड किस श्रेणी की कंपनी है, बताइए। 29 नंबर का मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, तो नवरत्न कंपनी है, तो बी इसका सही आंसर है, इसका सी आंसर है। ठीक है, अब 30वें नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 30वें नंबर क्वेश्चन है, उससे पूछ रहा है किसी राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए। खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना, निम्न जनसंख्या घनत्व। तो उपयुक्त में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु उचित आधार हो सकता है। तो उचित आधार इसका जो है तीनों होगा। ठीक है, तो अगर किसी राज्य को हमको विशेष राज्य का दर्जा देना है तो 3-4 आधार हैं उसके, जैसे कि खराब अवसंरचना हो, जिसमें 3 तो यही दिया हुआ है। खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन हो, पड़ोसी देशों की सीमाओं के समीप स्थित हो, निम्न जनसंख्या घनत्व हो इसमें, और जनजाति जनसंख्या की अधिकता हो, रणनीतिक रूप से पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित तो दिया हुआ है, और राज्य की पहाड़ी एवं दुरूह भौगोलिक स्थिति हो, तब भी उसको दिया जा सकता है। तो ठीक है, इसका डी आंसर ठीक है। अब पूछ रहा है वित्त आयोग में शामिल होते हैं। तो वित्त आयोग में कौन शामिल होता है, अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य, अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य, अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य, तो कौन शामिल होते हैं। तो ए नंबर का क्वेश्चन सही है, अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य, तो ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में क्या क्या शामिल नहीं है, तो बताइए। 32वें को बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें है किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस पद के लिए योग्य व्यक्ति है, तो ये ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लिए खायो वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, भारत के लिए ये खायो नहीं है, वित्त मामले का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसे कम से कम 10 वर्षों तक का न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका डी जो है ये शामिल नहीं है योग्यता में। चलिए अगले क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कौन थे पूछा था। तो एन.के. सिंह थे, बी.वाई. रेड्डी थे, डॉक्टर विजय केलकर थे, इनमें से कोई नहीं थे, तो बताइए। तो एन.के. सिंह थे 15वें का। और पूछेगा कि 16वें के वित्त आयोग के जो चेयरमैन है कौन है, अध्यक्ष कौन है,
तो अरविंद पनगड़िया याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। अब पूछ रहा है 34वें का, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2015 को, 13 अगस्त 2014 को, 1 जनवरी 2015 को। तो कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। नीति आयोग को हटा के इसको इनका गठन किया गया था। 35वें नंबर क्वेश्चन बताइए, नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल हैं, कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री के अधिकतम 5 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री के अधिकतम 4 सदस्य, केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री। तो कौन शामिल हैं, बताइए? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम 4 सदस्य। तो बी आंसर ठीक है इसका, बी ठीक है। तो उसमें नीति आयोग के जो पदेन सदस्य में प्रधानमंत्री होते हैं, तो सॉरी, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 सदस्य शामिल होते हैं। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष वो पीएम होते हैं। तो बी इसका सही है। पूछ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना क्या है? तो क्या है? एक उपाध्यक्ष होता है, दूसरा सदस्य होता है, अंशकालिक सदस्य होते हैं, ये पूर्णकालिक राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। अंशकालिक सदस्य होता है, पदेन सदस्य होता है, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होते हैं, सचिवालय होता है। तो कौन कौन सा होता है? 36वें का आंसर बताइए। तो कूट में बताना है, तो कूट में बताइए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 5, 1 3 5। तो कौन सा है? तो सभी हैं, डी इसका आंसर है कि अध्यक्ष होते हैं पीएम, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई सदस्य होता है, सदस्य होते हैं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं राज्य मंत्री के समकक्ष वाले, अंशकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य में जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य होते हैं, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी भी होते हैं, और सचिवालय जैसा आप आवश्यक समझें वैसा हो जाता है। तो ये ठीक है, सभी इसमें होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इतना डिटेल नहीं पूछेगा वो वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है, उपाध्यक्ष पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी थी। तो कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी है, सभी सुमेलित हैं। तो डी सही है, सही सभी जो हैं सही सुमेलित हैं। तो ये इनकी यही प्राथमिकता थी जो दिया हुआ है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, और सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन है। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई? तो पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय, चतुर्थ। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको याद होगा तो 1969 में हुआ था। और प्रथम जो योजना चली थी हमारी 56 तक की चली थी, तो ये नहीं होगा। द्वितीय जो चली थी 71 तक और 61 तक चली थी, ये भी नहीं होगा। तृतीय जो थी रद्द कर दी गई थी बाद में। तो चतुर्थ होगा इसमें। ये योजना 1969 से 74 तक चली थी, इमरजेंसी तक। तो इसका डी आंसर ठीक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट 2023-24 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण परिव्यय का अनुमान कितना था? तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसका 6000 करोड़ था, 20 का सही है। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 40 नंबर क्वेश्चन। तो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी 1978 में चालू की गई थी। एक साल का जो जनता सरकार बन के आई थी, तो एक साल का रोलिंग प्लान लेके आई थी, एक साल का, उसको रोलिंग प्लान कहते हैं। मैंने शायद पहले वाली वीडियो में बता दिया था आपको कि जो गैप था उसको रोलिंग प्लान नहीं कहते थे। जो एक साल की जो योजनाएं चलती थी उसको रोलिंग प्लान कहते थे। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार द्वारा वर्ष 1978 में पेश की गई थी। पिछड़ों देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जो था वो गुन्नार मिर्डल द्वारा दिया गया था। तो ठीक है, 1978 में शुरू किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, उस नीति का नाम बताइए जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करती है। तो मौद्रिक नीति है, नहीं, ये बैंक के लिए आरबीआई करती है। राजकोषीय नीति, ये ठीक है, गवर्नमेंट करती है। श्रम बाजार नीति, ये भी नहीं है। वाणिज्य नीति भी नहीं है।
ठीक है, 42वें पे चलते हैं। राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है, इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ये गलत है। इस नीति में सार्वजनिक आय और व्यय की बात की गई जाती है। ये ठीक है, ये ठीक है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है, भी ठीक है। इसका परिणाम तात्कालिक होता है, तो भी ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है कि ये असत्य है। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? अनुपातिक कर ठीक है, प्रगतिशील कर ठीक है, प्रत्यक्ष कर प्रणाली भी ठीक है, ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली ये नहीं है। तो ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली नहीं होती, तो गलत है। तो इसका डी आंसर सही होगा। 44वां है, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है या किया जाता है? तो राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। तो बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन भुगतान करना, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर खर्च करने के लिए अधिक पूंजी आवंटित करना, अर्थव्यवस्था के भीतर धन की आपूर्ति में कमी करना। तो राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है बताइए? 44वें का। तो बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना, तो ए इसका सही है। राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना होता है। तो जो विकासशील देश होते हैं उनके देशों में आर्थिक तेजी तथा मंदी की स्थिति आती है, तो इसे चक्रीय उच्चावच कहते हैं। तो इस चक्रीय उच्चावच में कभी मंदी आती है तो कभी तेजी आती है। तो इसको समाप्त करने के लिए राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से क्या करते हैं? रोजगार को बढ़ावा देना शामिल हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो होती है आर्थिक स्थिरता लाने के लिए निवेश को प्रोत्साहन देना होता है, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करना होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी होती है। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य जो होता है बेकारी मिटाना होता है तथा रोजगार के अवसरों को में वृद्धि करना होता है। तो इसका इसीलिए ए सही है। तो 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो अधिभार या इसे सरचार्ज कहते हैं। उपकर जो होता है उसे सेस कहते हैं। तो क्या लगाया जाता है? उपकर लगाया जाता है। उपकर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है, जैसे शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता पे खर्च करने के लिए, या हो गया स्वास्थ्य पे खर्चा करने के लिए। तो ये विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। जब प्रयोजन पूरा जाता है तो शेष को उपकर को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे अभी कृषि पे बढ़ावा देने के लिए भी लगता है। तो जैसे शिक्षा पे भी शेष लगा हुआ है, किसी पे स्वच्छता पे भी लगा हुआ है, कृषि पे भी लगा हुआ है। तो शेष कर के साथ आधार पे उसको लगता है। और जो कर के ऊपर कर जो लगता है उसे हम अधिभार कहते हैं या सरचार्ज कहते हैं। तो कर के ऊपर कर जो लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। तो कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय है, सी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता? तो उपहार कर, निगम कर, परिवहन कर, सीमा शुल्क। तो कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है बताइए? तो जो परिवहन कर है वो केंद्र सरकार के अंदर नहीं आके राज्य सरकार के अंदर आता है। ठीक है, ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। 48वां देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभांश कर, टोल टैक्स, व्यय कर, उपयुक्त में से प्रत्यक्ष कर की पहचान कीजिए। तो प्रत्यक्ष कर बताइए कौन सा है? 48वें का। तो लाभांश पे कर देते हैं तो तुरंत ही प्रभाव पड़ता है उसका, तो वो भी है। टोल टैक्स तुरंत जेब से खर्च पैसा जाता है, वो भी ठीक है। व्यय कर, तो व्यय कर भी जो है ये भी हमारा क्या है? ठीक है, प्रत्यक्ष कर ये भी है। तो ठीक है, तीनों ये राज्य सरकार लगाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, तीनों ठीक है, इसका डी आंसर सही है। 49वें पे चलते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? जौ, सोयाबीन, कपास, तरबूज। तो कौन सी मानी जाती है? तो जौ मानी जाती है। इस समय नवंबर के महीने में
जौ की बुआई होगी, गेहूँ की बुआई होगी, तो इनको शीत ऋतु की फसल कही जाती है या रबी की फसल कही जाती है इनको। रबी की फसल क्यों कही जाती है कि ये धूप में कटती हैं, इस वजह से रबी की फसल। बोई ठंडी में जाती है मगर काटी इनको अब मार्च अप्रैल मई में काटा जाता है। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। चाय, रबर, आलू व्यापारिक फसलें हैं। सुपारी, काजू, चाय एवं रबर रबर बागानी फसलें हैं। कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं। तो कौन सा सही है, पहचानिए। तो जो 85वें का व्यापारिक फसलें हैं, चाय, रबर, आलू व्यापारिक फसलें, ठीक है। तो सुपारी, काजू, ये जो चाय जो है ये बागानी फसलें भी ठीक है। तो एक और दो सही है, ये तीसरा वाला जो है गलत है। तो ए सही है। अब आप बागानी फसल समझते हैं, व्यापारिक फसल समझते हैं, रोधी फसल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे होंगे आप। तो रोधी फसल होती है, जैसे मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, तो आप बीच में चना बोए हैं, चना बोए हैं, तो चना को जैसे पशु वशु बहुत अधिक चारण करते हैं इसका, और अधिक पानी पाने से काफ़ी तेज उकट जाता है या ख़राब हो जाता है। तो इसके जो किनारे किनारे देखे होंगे आप, तो या तो सरसों लगाई जाती है, या तीसी लगाई जाती है, अलसी जिसे कहते हैं, या कुसुम का पेड़ पौधा लगाया जाता है। तो इसके किनारे किनारे या बीच में चना होता है, तो इसी को रोधी कहते हैं, जो पशुओं से और तेज़ हवाओं से जो संवेदनशील पौधे होते हैं उनको बचाते हैं, इसीलिए इनको रोधी फसल कहते हैं। तो जो कुसुम है वो रोधी फसल है, बाकी तंबाकू और गन्ना जो है ये रोधी फसल नहीं है, ये जो है व्यावसायिक फसलें हैं, नकदी फसलें कहते हैं जिनको। तो ठीक है, रोधी फसल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन। भारत भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन स्थित है। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो बताइए। तो भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन प्रदेशों में प्रथम स्थान जो है हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो डी ठीक है, उत्तर प्रदेश का आता है। जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान पे मध्य प्रदेश और पंजाब है। निम्नलिखित समूहों में श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है। तो गेहूँ, धान, मक्का, गेहूँ, कपास, सोयाबीन, सावा, कोदो, कुटकी, कपास, गन्ना, तंबाकू। तो सी इसका सही है। सावा, कोदो, कुटकी जो है ये श्री धन में आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये 52वें का। तो मिलेट को, जो मिलेट होते हैं उनको श्री धन भी कहते हैं, श्री अन्न, श्री धन नहीं, श्री अन्न कहते हैं उनको। तो भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी याद रखिएगा, एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। श्री अन्न में कई प्रकार की फसलें आती हैं, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना, सावा शामिल है। भारत को इसका वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, भी ध्यान रखिएगा। कोई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि उसको प्रोत्साहित करें। अब 53वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि वर्धन निधि की स्थापना किसके उद्देश्य के लिए किया गया है। तो किसके उद्देश्य के लिए किया गया है भैया। किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना, कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, कृषि जोतों में वृद्धि करना, फसल क्रांति को बढ़ावा देना। तो कौन सा है 53वें को बताइए। तो इसका ए है, किसान हित की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना। ठीक है, तो कृषि वर्धक निधि की स्थापना इसके उद्देश्य से की गई थी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। द कृषि लागत एवं कीमत आयोग, इसके बारे में आपने सुना होगा, द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। ठीक है, सलाह ही देता है। सत्य पूछा है तो पहला ठीक है। दूसरा है, वर्तमान में 22 फसलों पर एमएसपी मूल्य को संशोधित मतलब लागू किया जाता है। तो ये भी ठीक है, 22 फसल पे। कोई कोई 23 फसल कहता है या 24 फसल भी कहते हैं लोग। तो 14 जो इसमें जो 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है और 2 नकदी फसलों के लिए जारी किया जाता है। तो ठीक है, इसलिए 24 रहता है। तो 22 या 23 मानते हैं इसको। तो 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जिसमें खरीफ की 14 फसलें हैं, रबी की 6 फसलें हैं और नकदी फसलें 2 शामिल हैं इसमें। तो ठीक है, तो इसका दोनों ठीक है, सी। याद रखिए 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है, गन्ना को लेकर 23 हो जाता है, तो 23 फसलें हो जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54वां 55वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
55वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान क्या है? तो वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात स्थान क्या है, बताइए। 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है? तो भारत का 13वां है, डी आंसर ठीक है इसका। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। ओरी ओलेरी कल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि, विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती, मेरी कल्चर घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन, आर्बोरिकल्चर मतलब वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि। तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, तो बताइए। तो पहला ठीक है, यही है। दूसरा भी ठीक है, जो तीसरा है ये गलत है। ये मेरी कल्चर जो होता है समुद्री समुद्री जीवों का उत्पादन होता है, ठीक है, इसीलिए गलत है। ये डी भी सही है, तो इसका सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए कि असत्य कथन की पहचान करना है। पूछ रहा है, नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा मतलब कॉपर की कमी से होता है, और धान का खैरा रोग जस्ता के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का जिम्मेदार होना, ये भी ठीक है। क्लोरोफिल में मुख्यतः है, मैग्नीज है। तो सही की पहचान करनी है, तो बताइए कौन सही है। सॉरी, असत्य करनी है, असत्य कथन चुनना है इसमें, असत्य कथन। तो इसका पहला सही है कि कॉपर के कारण नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है। खैरा रोग जिंक का जस्ता के कारण होता है। पौधों में नाइट्रोजन की वृद्धि में जिम्मेदार है। और जो क्लोरोफिल में मैग्नीज नहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है वो, याद रखिएगा, मैग्नीशियम होता है। तो डी आंसर सही है इसका, मैग्नीज नहीं होता। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, मैग्नीज होता है, लोग इसी को मार के चले जाते हैं कि नहीं मैग्नीज तो ठीक है, तो मैग्नीशियम होता है वो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, बताइए। निम्नलिखित में से ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बकरी की प्रजाति क्या है? जमुनापारी, अंगोरा, मेरिनो, एग्लो नूबियन। तो कौन सी है 98 का? तो अंगोरा बकरी है, इंपॉर्टेंट है। आकार में सबसे बड़ी बकरी होती है, तो सबसे बड़ी बकरी जो होती है जमुनापारी होती है। अंगोरा जो है ये बकरी की प्रजाति है जो मध्य एशिया में पाई जाती है और ऊन के लिए प्रसिद्ध है। जो मेरिनो ये भेड़ है, भेड़ है, ठीक है, इसका बी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एनपीए गैर निष्पादक परिसंपत्तियों किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो 60 दिन या उससे अधिक से बकाया मूलधन या ब्याज, ठीक है, ये गलत है। 90 दिन या उससे अधिक से बकाया मूलधन और ब्याज, तो ये ठीक है, बी आंसर है इसका। 180 दिन से अधिक बकाया मूलधन, ये गलत है। 360 दिन से, तो ये भी गलत है, तो इसका बी आंसर सही एनपीए ही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है, एज सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्थान में सुधार हेतु लागू किया गया था? तो एज सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्थान में सुधार हेतु लागू किया गया था? तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, दूसरा है निजी वाणिज्यिक बैंक, तीसरा है गैर वाणिज्यिक वित्तीय कंपनियां, चौथा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो एज सुधार एजेंडा किसके लिए लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये, बताइए 60वें नंबर का। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू किया गया था। तो अभी जो है एज 0.4 चल रहा है, एज 4.0 चल रहा है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनके लिए चालू किया गया था, वो 2021 में चालू किया गया था, और 2021 में चालू किया गया था, 2021 में 4.0 लागू हो गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 61 नंबर का। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, बताइए। 2014 में प्रारंभ की गई थी, तो याद रख लीजिएगा, 2014 में प्रारंभ की गई थी। तो अगस्त डेट भी पूछता है, तो 28 अगस्त 2014, ठीक है। 62वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु के व्यक्तियों के लिए लागू की गई है? बताइए। 18 से 40, 18 से 50, 18 से 60, 18 से 70। तो 62वें का आंसर बताइए। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, 2015 को। ये डेट पूछता है, डेट इसलिए मैं लिख रहा हूँ, डेट पूछता है, इंपॉर्टेंट है।
तो 18 से 70 वर्ष वालों के लिए लागू किए थे। डी आंसर ठीक है इसका। सभी बचत बैंक खाता धारकों शामिल होने के हकदार हैं इसमें। 18-70 के जिनके पास बैंक खाते हैं वो सभी शामिल हो सकते हैं। 63वां है, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण का कितने प्रतिशत प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग को प्रदान किया जाता है? तो 30%, 50%, 40%, 20%। तो 40% है इसका। बी आंसर ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? कमज़ोर क्षेत्र होते हैं या जिनको विकास करने में, ग्रामीण क्षेत्र एरिया से आते हैं जिनका विकास करना जरूरी है, जो अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दे दें। जैसे क्या हो गया, जैसे कृषि हो गया, वो जो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। स्कॉलरशिप हो गई, शिक्षा पे लोन हो गया, और सोलर ऊर्जा हो गई। जो सोशल क्षेत्र में या फिर नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास करने के लिए, या जो छोटे लघु वित्त बैंक होते हैं, जो उनके जो फाइनेंस क्रेडिटर होते हैं उनको लिए जारी किया जाता है। तो ये समझ सकते हैं आप, जो लिखे हैं शिक्षा, सोलर, ग्रीन एनर्जी, इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग चालू होती है, सीमांत किसानों के लिए। तो ठीक है, 40% है, इसको याद रखिएगा। मेन मुद्दा है 40% है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आरबीआई जब चाहे तब इसको बढ़ा सकती है कि और क्षेत्र को ऐड कर सकती है इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में। तो इसमें 40% खर्च करना अनिवार्य होता है, नहीं खर्च करने पे पेनल्टी लगती है इन पे, बैंक, कमर्शियल बैंकों पे। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं 64 नंबर का, विभेदीकरण बैंकिंग प्रणाली, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम का विचार किस समिति द्वारा दिया गया था? तो बताइए। विमल जालान समिति, उर्जित पटेल समिति, नचिकेत मोर समिति, रतन पी वाटल समिति। तो आपने देखा था रतन पी वाटल के बारे में देखा था कि इन्होंने जो दिया था डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। नचिकेत मोर ये जो थे वो बनी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन। उर्जित पटेल कमेटी किस लिए बनी थी बताइए। विमल जालान कमेटी किस लिए बनी थी बताइए। तो 64वें का जो वित्तीय समावेशन के लिए नचिकेत मोर की बनी थी, जो डिफरेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम विचार करने के लिए। तो सी आंसर सही है। तो जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक टूल है हमारा डीबीएस सिस्टम, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम जो है एक वित्तीय समावेशन बढ़ाने का टूल है। तो ठीक है, सी इसका सही आंसर है, सी 64वें का सी। तो बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने के लिए आरबीआई ने विभिन्न बैंकिंग को मतलब लाइसेंस देना प्रारंभ किया। अब किस क्षेत्र में? विभेदित क्षेत्र में। तो इसी के अंतर्गत जो है हमारे पेटीएम बैंक, इस बैंक जो खुले थे इसी के चक्कर में खुले थे। नचिकेत मोर की समिति की सिफारिश पे पेटीएम के थे, पेटीएम पोस्ट पेमेंट बैंक और ये सब जो खुले हैं ये डिफरेंशियल बैंकिंग सिस्टम के आधार पर ही खुले हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 65 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है? तो नगद सीआरआर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। ठीक है। रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में कमी लाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। तो 65वें का कौन सा सही है बताइए। तो सी है, रिवर्स रेपो। पूछ रहा है सत्य नहीं है, गलत है। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि जो होती है आपूर्ति में वृद्धि लाती नहीं है, कमी लाती है। तो सी इसका सही आंसर है। तो इसका सी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, प्रमोटर की, निजी क्षेत्र की। तो किसकी है? तो केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें 3 लोग हैं। एक है आरआरबी में, जो इसमें केंद्र से सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है 35% है, 15% है, और जो प्रोमोटर है उसका जो है 35% है। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। आरआरबी कब बनी थी? तो इसका अध्यादेश आया था 1975 में, और अधिनियम आया था 1975 में, अधिनियम भी बन गया था। तो इसका प्रारंभ जो हुआ था 1969 से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, 66वां हो गया। अब 67वें पे चलते हैं।
67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में है, इंदौर में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है। तो बताइए कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में सिडबी का। सिडबी में स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है। तो इसका डी सही आंसर है। मौद्रिक नीति एमएसपी का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, वित्त सचिव, तो कौन होता है बताइए? 68वें का आंसर बताइए कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो मौद्रिक नीति का जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई गवर्नर होता है। ठीक है। अब 69, वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 2021 से प्रारंभ किया गया है। इसका कोई आधार वर्ष नहीं है, बिना किसी आधार बैंक वर्ष के द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है ये। ठीक है। 70 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फियाट मनी का उदाहरण है? तो फियाट मनी क्या होता है? तो किसी उदाहरण के करेंसी नोट है, ड्राफ्ट है, चेक है, बिल है। तो फियाट मनी वो सिस्टम है जिसमें सरकार, पहला जिसका है, इसका कंडीशन है कि सरकार द्वारा जारी हो, सरकार का सपोर्ट हो, या राजा रानी का सपोर्ट हो, या केंद्रीय बैंक का सपोर्ट हो। और दूसरा ये है कि ये सिक्का या नोट के फॉर्म में होना चाहिए, तो उसी को फियाट मनी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो करेंसी नोट है तो सरकार द्वारा जारी होता है और उसका बैकअप भी सरकार करती है। अगर एक कागज़ के टुकड़े का दाम 2000 रुपये नहीं होता, बट हम उसको मानते हैं, क्यों मानते हैं? सरकार इसका बैकअप दे रही है और इसमें एक कागज़ के नोट के फॉर्म में है या सिक्का के फॉर्म में है कोई भी मुद्रा, तो उसको फियाट मनी कहते हैं। तो इसका ए आंसर सही है। 70 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व विकास रिपोर्ट, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। तो कौन सी नहीं जारी की जाती है? तो जो आईएमएफ है उसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जारी किया जाता है, तो यही जारी नहीं की जाती, तो ए इसका सही है। बाकी 3 वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये तीनों वर्ल्ड बैंक की हैं। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं? भुगतान संतुलन में चालू खाते की, करंट अकाउंट की, निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं? तो बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान, प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, व्यापारिक ऋण का भुगतान, उपयुक्त में सभी। तो कौन सी की जाती हैं? तो जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बीओपी, भुगतान संतुलन जिसे कहते हैं, उसमें जो चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, उसमें करंट अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है? तो बीमा का प्रीमियम का भुगतान भी शामिल होता है, प्रवासी द्वारा प्रेषित रेमिटेंस भी होता है, और व्यापारिक ऋणों का भुगतान भी होता है। तो उपरोक्त में सभी होता है, इसका डी आंसर ठीक है। उपरोक्त में सभी शामिल होता है। चालू खाता भी 2 तरह का होता है। पहला होता है कि जो दृश्य होता है, विजिबल, एक होता है इनविजिबल। तो दृश्य एक अदृश्य होता है, तो दृश्य वाले में गुड्स एंड सर्विस आते हैं, अदृश्य वाले में ये सब आते हैं। भुगतान तो आपका ये प्रेषित होता है, रेमिटेंस आता है, ब्याज का भुगतान आता है, प्रीमियम का भुगतान आता है, तो ये सब आते हैं। ठीक है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 73 पे चलते हैं। भारत में रुपये को चालू खाते में विदेशी मुद्रा में पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया था? बताइए। तो पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया था विदेशी मुद्रा में? 1992 में, 94 में, 98 में, 2000 में। तो 1994 में बनाया गया था, तो बी आंसर इसका ठीक है। ये विदेशी मुद्रा में पूर्णतः परिवर्तनेबल का मतलब ये होता है कि आयात और निर्यात के लिए आवश्यक होता है कि अब कोई भी, जैसे अमेरिका का कोई व्यापारी है, भारत आएगा तो रुपया कहाँ से लाएगा? वो तो डॉलर ही लाएगा ना, तो उसको कन्वर्ट करेगा पहले भारतीय मुद्रा में, तब कोई सामान खरीद पाएगा हमारे यहाँ से। तो उसी को बता रहा है कि परिवर्तनीय, कन्वर्टेबल कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो उसको परिवर्तनीय किया गया था तो 1994 से, क्योंकि 1992 से पहले बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ परिवर्तन नहीं होता था, बहुत ज़्यादा विदेशी व्यापार नहीं होता था, तो हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी। तो 91 में वो खुली थी एलपीजी रिफॉर्म में। तो ठीक है, 1994 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
74वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो है जोन कहाँ बनाया गया था, तो इंपॉर्टेंट इसको पूछता है। तो कांडला है, विशाखापट्टनम है, पारादीप और हुगली है। तो 74वें का बताइए कौन सा है। तो कांडला में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, गुजरात के कांडला में 1965 में बनाया गया था। तो याद रखिएगा 1965 में जो EPZ जोन बनाया गया था पहला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 75वां क्वेश्चन है कि विशेष गुजरात में बनाया था, ध्यान दीजिएगा। SDR के बारे में पूछ रहा है 75 नंबर क्वेश्चन कि विशेष आहरण अधिकार का संबंध किससे है। विश्व बैंक से है, संयुक्त राष्ट्र संघ से है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, विश्व व्यापार संघ से है। तो IMF से है, याद रखिएगा। SDR जो है, जो SDR होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। इसे IMF ने 1970 में मुद्रा के रूप में अपनाया था। तो 1970 में चालू किया गया था इसको IMF द्वारा मुद्रा के रूप में। यह एक कृत्रिम मुद्रा है और इसका मूल्य जो होता है बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर निकाला जाता है। तो जो वर्तमान में जो एक IMF की एक बास्केट है जिसमें मुद्राओं का संग्रह है, इसमें 5 करेंसियाँ शामिल हैं, जिसमें अमेरिका का डॉलर है, फिर से यूरो है, फिर चीन की रेमबिन है, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिन है। तो IMF इसके आधार पे SDR का भाव तय करता है कि कितना इसका रेट चल रहा है, ठीक है। IMF जो होते हैं उसके सदस्य देशों में SDR का आवंटन उनके द्वारा रखे गए जो रिवर्स ट्रेंच के आधार पे किया जाता है। तो इसका थोड़ा टेक्निकल है ये, तो अभी इतना बस समझिए कि जो SDR है, विशेष आहरण अधिकार, SDR किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, IMF से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। 76वां क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन क्या होता है। तो विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा देना, मुद्रा का अधिकांश मात्रा में छापना, IMF के पास अधिक रिजर्व ट्रेंच रखना। तो कौन सा है बताइए। क्षेत्र का पहला है डिवैल्यूएशन, में तो होता है कि अपनी मुद्रा का भाव विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में गिरा देना। जैसे मान लीजिए अभी $1, अभी मान लीजिए $1 जो है वो 80 रुपये का है, 80 रुपये में है। अब मान लीजिए डिवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो अभी $1 ही 100 रुपये में बिकने लगेगा। तो हमारे जो मुद्रा है उसका मूल्य 20 रुपये से गिर गया और ये 20 रुपये से बढ़ गया। तो अवमूल्यन करने पे क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ता है। इस वजह से चीन जो है अपने मुद्रा का लगातार अवमूल्यन करता आया है। तो ए आंसर इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य पूछता है, UPPCS में पूछता है इस तरह का लक्ष्य। तो बताइए कब तक है, 2028 तक है, 2030 तक है, 2035 तक, 2040 तक, कब तक है। 77 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 2030 तक है। मैक्सिमम जो टारगेट हैं, अधिकतम टारगेट वो 2030 है। तो 20 का आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में शीर्ष निवेशकर्ता देश कौन से थे। तो इसमें जो था सिंगापुर था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बदलता रहता है, तो 2023-24 का अलग होगा, 2024-25 का अलग होगा। तो 2022-23 का पूछ रहा है तो सिंगापुर था। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित बैंकों के तहत विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेश से भेजे जाने वाले धन में शीर्ष धन प्रेषण करता देश कौन था। तो अमेरिका, चीन, सिंगापुर, भारत था। भारत लगातार 5-7 वर्षों से रेमिटेंस भेजने में नंबर 1 रहा है। तो 79 का हो गया। अब 80 देखते हैं। 80 क्वेश्चन बताइए। 80 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालिक सहायता कौन सी संस्था करती है। अल्पकाल के लिए कौन सी संस्था करती है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त बैंक। तो बी है इसका। IMF जो है भुगतान संतुलन में कभी भी जब गड़बड़ी होती है तो अल्पकालिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है। जैसे हमारे 1991 में जब हमारा भुगतान संतुलन गड़बड़ हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारी सहायता की थी
मगर सहायता कुछ कंडीशन पे करती है, किसी को तुरंत ही सहायता नहीं कर देगी। तो वो कंडीशन होती है एलपीजी, जैसे भारत में एलपीजी हुआ था, कुछ वही है। तो जो आईएमएफ का गठन हुआ था वो ब्रेटन वुड समझौते के तहत हुआ था, ये भी याद रखिएगा कि आईएमएफ बार बार आ रहा है। तो आईएमएफ का जो गठन हुआ था 1944 में, वो ब्रेटन वुड समझौते से हुआ था, ब्रेटन वुड से समझौता पूछ लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन का मुख्यालय बीजिंग में है, भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य है। तो कौन सा कथन सत्य है बताना है। ये तो ठीक है, बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, भारत इसके स्थापना से इसका सदस्य नहीं है, बाद में बना है, तो केवल एक इसका ठीक है। इसकी स्थापना के जो सदस्य थे उसमें कजाकिस्तान था, चीन था, किर्गिस्तान था, रूस था, तजाकिस्तान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है। तो विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, नाबार्ड, संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो ए इसका आंसर सही है, विश्व व्यापार संगठन WTO करता है, इंपॉर्टेंट है। 83 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रहा है सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो 83 नंबर क्वेश्चन बताइए, सार्क की स्थापना कब हुई थी। 1975 में हुई थी, 85 में हुई थी, 1992 में हुई थी, 1998 में हुई थी। बताइए 83 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर ढाका में है, सॉरी ढाका मैंने काठमांडू में है, काठमांडू। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, संगठन और उसका मुख्यालय कहाँ है। आसियान का जकार्ता है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। आसियान का जकार्ता, बिम्स्टेक का ढाका, अंकटाड का जिनेवा, एशियाई विकास बैंक का बीजिंग में है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एशियाई विकास बैंक का बीजिंग में नहीं है, मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला वहाँ पे है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी, 1966 में। ठीक है, जबकि बीजिंग है, चीन में एशियाई अवसंरचना विकास बैंक AIIB का मुख्यालय है। तो याद रखिएगा, बीजिंग में AIIB का मुख्यालय है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है इसका AIIB के बारे में। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। दूसरा, हाल ही में इसका 2023 में सम्मेलन भारत में हुआ। तो कौन सा सही है। तो ठीक है, दोनों सही है। इसका 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत में इसका 2023 में हुआ है। तो ठीक है, ये दुनिया की जो G20 है, ये दुनिया की आबादी का लगभग 60% कवर करता है, 80% जो है GDP कवर करता है दुनिया का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 नंबर, सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी की कृषि के क्षेत्र में प्रधानता है। ऐच्छिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। जो सी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं इसको। इसकी भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसमें प्रधानता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 87 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार की दशाओं में मांग और आपूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो मांग और आपूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण किस तरह का परिवर्तन होता है। तो घर्षण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो बताइए 87 का कौन सा आंसर सही है। तो एक घर्षण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट है ये, ए इसका सही आंसर है, घर्षण बेरोजगारी। तो अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी की स्थिति में जो होती है, बाजार की दशाओं में यानी मांग और आपूर्ति की शक्ति में जो परिवर्तन होता है तो उसमें घर्षण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो ये आंसर ठीक है इसका, घर्षण बेरोजगारी। अब 88 पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो जब तेजी और जब मंदी आती है तो चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो बी इसका आंसर ठीक है। मौसमी बेरोजगारी नहीं होती, अदृश्य बेरोजगारी भी नहीं होती, तो इसमें चक्रीय बेरोजगारी होती है। तो बी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर का, विकासशील देश में ग्रामीण क्षेत्र में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग या व्यय का अभाव होता है। बताइए कौन सा सही है। 89 का क्वेश्चन बताइए कि विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्र में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। तो ठीक है, विकासशील देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग या व्यय का अभाव, नहीं मांग और व्यय का अभाव नहीं होता, ये दूसरा गलत है।
दूसरा कथन गलत है। किसी विकसित देश में बेरोजगारी का जो मूल कारण होता है वो व्यय और मांग और व्यय का अभाव होता है। तो विकसित देशों में बताइए कौन सही है इसमें। तो कि विकसित देश में बेरोजगारी का मूल कारण मांग और व्यय होते हैं, ये बात भी ठीक है। तो इसका ए आंसर सही है, दोनों ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, लोगों के जीवन स्तर से, परिवार में सदस्यों के आधार पर। तो 90 का कौन सा सही है बताइए। तो कैलोरी के आधार पर की जाती है भारत में कि ग्रामीण जनता कितनी कैलोरी खाती है तो गरीब नहीं है, शहरी जनसंख्या कितनी कैलोरी खाती है तो गरीब नहीं है। तो ये दो चीज़ें कैलोरी पर डिपेंड करती है। तो अभी जो है नीति आयोग के अनुसार जो 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 ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम खाता है, कैलोरी से कम खाता है वो गरीब है। और शहरों में 2100 कैलोरी से जो कम खाता है ये ग्रामीण है, ये शहर है। 2100 है इसमें, ठीक है। इससे जो कम पाएगा वो बीपीएल हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। 91 है जब विकास दर ऊंची होती है तो शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है। ऐसा तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है और व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका डी आंसर सही है। जब भी विकास दर ऊंची होती है तो शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। और ऐसा तभी होता है जब व्यवसायिक शिक्षा सही से प्राप्त नहीं है तो व्यवसाय में वैसे लोग नहीं जा पाते, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ावा देने की आशा नहीं की जा सकती। तो समावेशित विकास को बढ़ावा देने की आशा किसी नहीं की जा सकती। तो ग्रामीण विकास से, कृषि की पर्याप्त साख से, राष्ट्रीय आय की ऊंची दर से, कृषि विकास से। तो राष्ट्रीय आय की ऊंची दर से समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ग्रामीण विकास से हो सकती है, कृषकों की पर्याप्त खास साख से हो सकती है, कृषि विकास से हो सकती है। सी आंसर सही है इसका। 93 निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो लिंग असमानता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है जिसे सर्वाधिक उपयुक्त माना जा रहा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है यदि वह भारतीय संकेतकों, जिसमें 10 संकेत शामिल हैं, कि 1/3 से अधिक या 33% से अधिक से वंचित है। जो लोग आधे या अधिक भारित संकेतों से वंचित हैं उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबों में रहने वाला माना जाता है। तो इस सूचकांक में 10 ऐसे मापक हैं जिसमें जो 33% से अधिक से संकेतकों से वंचित है। बहुआयामी गरीब वो है जो 33% या अधिक से वंचित है, उसे बहुआयामी गरीब कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 का, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना की गई थी। तो फेरवानी समिति, निकोलसन समिति, सुब्रमण्यम समिति, तेंदुलकर समिति। तो कौन सा था वो। तो फेरवानी समिति थी, इंपॉर्टेंट है। 1991 में बनी थी, 1992 में इसने रिपोर्ट दी थी। तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में संवेदी शेयर सूचकांक की संख्या कितनी है। 25, 30, 50, 100। तो कितनी है। तो इसमें 30 है, याद रखिएगा। बीएससी में 30 ऐसे हैं संवेदी शेयर सूचकांक की संख्या है, ठीक है। अब 96 का देख लेते हैं क्वेश्चन। 96 शेयर बाजार में चलने वाले कारोबार को नियंत्रित और विनियमित किसके द्वारा किया जाता है। अभी उस ऊपर बताया है कि आरबीआई द्वारा नहीं किया जाता, वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं, सेबी द्वारा किया जाता है, ये ठीक है। सी आंसर ठीक है इसका, एनएससी द्वारा नहीं किया जाता, तो सी ठीक है। 96 का सी। 97 देखते हैं। 97 है भारत में IRDA इरेडा निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए विनियमित किया जाता है। बीमा, आयात निर्यात, बैंकिंग व्यवसाय को, पूंजी व्यवसाय को। तो बीमा के लिए किया जाता है इरेडा का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीमा को देख रेख करता है ये, उसके लिए नियम कानून बनाता है। 98 भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, बताइए। कृषकों की सहायता के लिए, लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए, बैंकों के नियमन के लिए, शिक्षा के लिए, ऋण प्रदान करने के लिए।
तो बी इसका सही आंसर है। लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता देने के लिए इसको किया गया था। 98 नंबर का क्वेश्चन। चलते हैं इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। तो 99 क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? उद्यमी हेल्पलाइन, सहायक हेल्पलाइन, प्रोत्साहन हेल्पलाइन, उपयुक्त में सभी। तो 99 का बताइए कौन सी सही की गई है? तो ये उद्यमी हेल्पलाइन, ए इसका सही आंसर है। उद्यमी हेल्पलाइन शुरू की गई है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उद्देश्य में सम्मिलित है। तो लोगों की बचत को एकत्र करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को संवर्धित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करना, या उपयुक्त में सभी। तो जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट है उसका उपयुक्त तीनों कार्य है, तो डी इसका आंसर सही है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, जिसके बारे में WPI बता रहे, तभी कि CPI अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता, तो अब इसने पूछा है किसको जारी किया जाता है? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर लेबर, CPI रूरल लेबर, CPI रूरल अर्बन, किसको जारी किया जाता है? 101 का क्वेश्चन है। NSO द्वारा कौन जारी किया जाता है, तो बताइए। तो CPI रूरल और अर्बन द्वारा, इसके द्वारा जारी किया जाता है, NSO द्वारा। ठीक है, तो CPI के बारे में समझ लीजिए। जो CPI है, CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI AL एग्रीकल्चर लेबर, CPI RL रूरल लेबर, ABC जो इसमें दिया हुआ है। तो जो इन तीनों को जो जारी करता है वो लेबर मिनिस्ट्री करती है, लेबर ब्यूरो करता है, लेबर ब्यूरो। और रूरल अर्बन को NSO करता है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है, UPSC में भी पूछ चुका है इसको। चलिए, जो CPI का आधार वर्ष है, CPI का आधार वर्ष 2012 है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPI का पूरा इसमें हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 102 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशंस, क्या कहते हैं इसको? स्टैगफ्लेशन कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है, उसके साथ साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है, तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टैगफ्लेशन होता है, ये मुद्रास्फीति जनक मंदी कहते हैं इसको। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर का, जो बेरोजगारी है उच्च दर का सामना करती है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की उच्च दर का सामना हमारी अर्थव्यवस्था करती है। और स्टैगफ्लेशन के परिणाम स्वरूप उच्च मुद्रास्फीति, विकासहीन और बेरोजगारी बढ़ती जाती है, विकासहीनता होती है इसमें। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कैपिटल पुल इन्फ्लेशन कौन सा है? तो UPSC में पूछ चुका है इसको। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, बताइए। कॉस्ट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट होता है, जैसे मान लीजिए बिस्किट बनाना है, तो उसमें इनपुट क्या है? आटा है, चीनी है, पानी है और तेल है, इनका यूज होता है। तो उसमें जो वर्कर होते हैं उनकी लागत होती है, जो मशीन लगती है उसकी लागत होती है, इनपुट लागत है। तो इनपुट लागत में तो इसमें है जो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी, इस वजह से इसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो कौन से कारक हैं इसमें पूछ रहा है, कौन से लागत जन्य कारक हैं मुद्रास्फीति के? तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि, कर में कमी, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, मजदूरों की दर में बढ़ोतरी। तो बताइए कौन सा है इसमें? तो आपको बताए थे कि जो मजदूरी कॉस्ट बढ़ जाती है तो ये सब होता है, तो इसका डी आंसर ठीक है। तो मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में जैसे श्रम हो गया, कच्चे माल हो गए, इनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो उत्पादन लागत बढ़ जाती है और जो वस्तु का मूल्य है वो बढ़ जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट किस वर्ग पे पड़ता है? ऋणदाता पे, उपभोक्ता पे, स्थिर आय समूह पे, उत्पादक पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये
सकारात्मक असर पूछ रहा है तो पूछता है, तो जो 104 का क्वेश्चन है, जो उत्पादक होता है उस पर सकारात्मक असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? तो मुद्रास्फीति के कारण जो उत्पादक होता है, तो जो उत्पादक होता है वो क्या करता है, उद्यमी वर्ग को इसमें लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? तो जो वस्तुएं उत्पादित हो जाती हैं उसके उसके कारकों की जो प्रोडक्शन जिसका हो गया है उसकी कीमत तो बढ़ ही रही है, मगर उसके अनुपात में जो हमारी मजदूरी है वो कम ही रही है, ज़्यादा वो बढ़ी नहीं है। इस वजह से जो क्या होता है कि कास्ट जो जो कुल इन्फ्लेशन होता है वो बढ़ता नहीं है। तो इस वजह से जो उत्पादन होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, जो उत्पाद बन चुका है। तो इसलिए उत्पादक जो होता है उसको फ़ायदा होता है, उद्यमी को फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि मूल्य का जितना तेज भाव बढ़ता है, महंगाई जितना तेज बढ़ती है, उतना तेज कभी भी आप देखोगे किसी का वो नहीं बढ़ता है, मजदूरी नहीं बढ़ती है। तो इस वजह से 105 नंबर का है, किस वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध दर्शाया जाता है? तो कौन सा है? 105वें का आंसर बताइए। फ्रीडमैन वक्र, फिलिप वक्र, फ्रीडमैन वक्र, फ्रेजर वक्र। तो ये फिलिप वक्र है। तो फिलिप वक्र में क्या होता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दरों के बीच का व्युत्क्रम संबंध दिखाया जाता है। तो इसका बी आंसर ठीक है, इसका डी सही था। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की दर में किस वार्षिक वृद्धि को हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है? तो 1 अंकीय, 2 अंकीय, 4 अंकीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 अंकीय जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि 1000% से ऊपर बढ़ जाना, किसी भी वस्तु का भाव है 1000% ऊपर बढ़ जाता है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो हाइपर इन्फ्लेशन के उदाहरणों में 19 से 20 के दशक में जर्मनी में, 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में, 2010 के दशक में वेनेजुएला में, 2020 में जर्मनी में आया था, 2000 में जिम्बाब्वे में, 2010 में वेनेजुएला में आया था हाइपर इन्फ्लेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति कितनी है? तो इस तरह से होती है 4 ± 2। ठीक है, तो या तो 6 हो, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे। तो 4 के बीच में रहनी चाहिए, 2 और 6 के बीच में रहनी चाहिए मुद्रास्फीति। तो इसका आंसर बी होगा, 4 इसका लक्षित है, बी आंसर ठीक है। तो मुद्रास्फीति 2 से 6 के बीच में रहनी चाहिए। तो हेल्दी इकोनॉमी का साइन है। ठीक है, बी आंसर सही है। 108वें में चलते हैं। देश का प्रथम पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक ग्रीनेक्स किसके द्वारा जारी किया गया था? तो बताइए किसके द्वारा जारी किया गया था? 108वें का क्वेश्चन बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया INX। तो पहले ऊपर ही बता चुके हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको 2012 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें अभी तो 25 कंपनियां अपना शेयर लगाती हैं। अगला 109 नंबर क्वेश्चन है, बता रहा है जिन शेयरों का क्रय विक्रय अनियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है, विक्रय नियमित रूप है प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है, ऐसे शेयर को क्या कहते हैं? राइट शेयर, एक्टिव शेयर, बोनस शेयर, कंट्रेरियन शेयर। तो क्या कहते हैं उसको? तो एक्टिव शेयर कहते हैं उनको, बी आंसर ठीक है, एक्टिव शेयर कहते हैं। 110वां का क्वेश्चन देख लेते हैं। 110वां है कि मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक साख नियंत्रण के उपायों में कौन सा शामिल नहीं है? नैतिक दबाव, प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण, सीधी कार्यवाही, तरलता समायोजन सुविधा। तो कौन सा नहीं है इसमें बताइए? तो ये तरलता समायोजन सुविधा नहीं है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नहीं है, नैतिक दबाव है, PSL है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, नैतिक मॉरल सुएशन है, मॉरल सुएशन, सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन। ठीक है,
तो डी आंसर इसका सही है, ये नहीं है, ये गुणात्मक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें योजनाएं दी हुई हैं, उनका ईयर दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन आर और पीसीएस दोनों में पूछता है, तो सावधानी से इसकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कब चालू की गई थी? किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब चालू की गई थी? देखिए, कोई चीज़ एक याद करिए। तो सबसे इसमें पुरानी योजना जो है कौन सी है, इसको उसके बारे में सोचिए ज़रा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सबसे पुरानी है। तो पीएम गरीब कल्याण ये एक हो जाएगा 2016 में, दिसंबर 2016 में। और इसके बाद कौन सी आई थी? तो पीएम वय वंदन योजना आई थी मई 2017 में। तो इसका हो जाएगा 2। किसान मानधन योजना कब आई थी? तो सितंबर 2009 में आई थी, 2019 में आई थी। तो 2019 इसमें 3 में है, ये बचा 4। जून 2020 में आई थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 इसमें है। तो सी आंसर ठीक है इसका, 2 3 4 1। ठीक है, 112 पे चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक की बीमा राशि प्रति परिवार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो 5 लाख पर परिवार, तो बी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन, तो 113 नंबर क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से है। दूसरा है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा राशि पर दी जाती है जो अपरिवर्तित रहती है। तो कौन सा सही है इसका? कौन सा असत्य पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो असत्य इसका दूसरा है, बी वाला। तो इसका पहला ठीक है कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़ी हुई थी, तो ठीक है, ये सही है। तो इसी का अंग थी ये, ठीक है। इसके अंतर्गत जो निश्चित ब्याज दर है, इसको निश्चित नहीं है, ये अपरिवर्तित नहीं है, ये परिवर्तित होती रहती है, जिसे आरबीआई समय समय पर निर्धारित करता है। तो बी इसीलिए इसका गलत है। और 114 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसको बताइए। 114 का क्वेश्चन। तो ये चालू की गई थी 4 अप्रैल 2022 को, 5 सितंबर 2022 को, 16 अक्टूबर 2022 को, 25 दिसंबर 2022 को। तो 5 सितंबर जो होता है शिक्षक दिवस होता है, इसी उपलक्ष्य में इस शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य जो है, जो स्कूल का चयन किया जाएगा कुछ सिलेक्टेड स्कूलों का, जो कोई किसी मानक बनाए गए हैं, उस मानक पे खरा उतरेगा, उसी को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके अवसंरचना विकास किया जाएगा। उसमें उसका मुख्य उद्देश्य होगा आदर्श विद्यालय बनाना। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा उस स्कूल का। तो इसका बी आंसर ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। उज्ज्वला योजना पूछ रहा है किस वर्ष लागू की गई थी? निर्विक योजना, तेजस्विनी योजना, सहज योजना, तो कब चालू किया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो देख लीजिएगा। तो उज्ज्वला योजना कब चालू की गई थी? तो उज्ज्वला योजना आपको याद होगा 1 मई 2016 को चालू की गई थी, बलिया से 2016 में चालू किया गया था। निर्विक योजना कब चालू की गई थी? 14 सितंबर 2019 को चालू की गई थी, सितंबर में। तेजस्विनी योजना चालू की गई थी दिसंबर में 2019 में, तो दिसंबर 2019। तो कैसे लिख रहे हैं? उज्ज्वला योजना का हो जाएगा 16, तो 3 हो गया, 3 हो गया। निर्विक योजना सितंबर 14 सितंबर 2019, तो 4 हो गया। और तेजस्विनी योजना का 22 दिसंबर 2019, तो ये 19 होगा। ये दिसंबर हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, 22 दिसंबर 2019 हो गया, दूसरा हो गया। और 30 अगस्त 2015 को सहज योजना चलाई गई थी। 3-4-2-1 बी आंसर ठीक है इसका। ये ऑप्शन में गड़बड़ी थी, ये 22 दिसंबर था, दिसंबर 2019 था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है? 116 नंबर क्वेश्चन। पीएम स्वामित्व योजना, उड़ान योजना, स्टैंडअप और स्टार्टअप, ये पुरानी योजनाओं को भी पूछता है। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो जो उड़ान योजना है
वो अप्रैल 2016 में, पीएम स्वामित्व योजना अप्रैल 2021 में, स्टैंडअप योजना अप्रैल 2016 में, स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016 में। तो कौन सा सही नहीं है? तो उड़ान योजना थी जो अप्रैल 2016 में नहीं लॉन्च की गई थी, खींची गई थी अक्टूबर 2016 में, अक्टूबर 2016 में लॉन्च की गई थी। उड़े देश का आम नागरिक इसका स्लोगन था। तो अधिक से अधिक ग्रामीण जनता को भी हवाई जहाज़ का सुविधा दिलाने के लिए चालू किया गया था। तो 117 पे चलते हैं। यूरो योजना, यूरो योजना कहते हैं। यूरो योजना किस लिए थी? तो क्या है? एक्सप्रेसवे के लिए, जल संसाधन के लिए, डाकघरों के लिए, भौतिक अवसंरचना के लिए। एरो योजना क्या है? तो एरो योजना 2018 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर को उन्नयन करना था। तो डाकघर संबंधित थी, सी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है, एरो योजना पूछ देगा। 118 आरोग्यश्री योजना का संबंध किस प्रदेश से है? तो आरोग्यश्री किस प्रदेश से है? तो मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो संबंध है उत्तर प्रदेश से है, यूपी से। तो सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन शहरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल पूर्ति करना, 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन देना। तो कौन सा सही है बताइए? विकल्प सही है पूछ रहा है, तो बताइए। तो इसका दोनों सही है, सी आंसर ठीक है इसका भी। 120वें को बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो जननी सुरक्षा योजना 2005, जलश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना 2000, अटल पेंशन योजना 2015, सौभाग्य योजना 2019, सितंबर 2019 है, अटल पेंशन जून 2015 है, जनश्री योजना जो है अगस्त 2000 है, और जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो 120 में कौन सा नहीं? तो ये डी नहीं है इसका सुमेलित, तो डी आंसर है इसका। तो कब लॉन्च किया गया था इसको, सौभाग्य योजना को? तो 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछता है, सबको एक जगह लिख लीजिए और उसको बार बार याद कर लीजिए देख के। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आदि आदर्श योजना देख लीजिए। ठीक है, तो 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वालों गाँवों को आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना। जनसंख्या कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है पहला 121 का। दूसरा है, यह योजना विकास के 8 प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने के लिए प्रकल्पित की गई है। तो बताइए कौन सा सही है। तो 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने वाले जनजातीय आबादी वाले गाँव, एक गाँव का नहीं है, कई गाँव का है, आदर्श ग्राम में तब्दील करना है। तो इसका दोनों ठीक है। तो इसका जो 8 जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी कमियों को कम करना, जैसे कि सड़क है, विद्यालय है, आंगनवाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, दूरसंचार संपर्क है, जल निकासी है, पेयजल है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। तो 8 क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे है, उस पर फोकस करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये 122 नंबर का क्वेश्चन है कि भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो 122वें का उत्तर बताइए। 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये। तो ये 50,000 रुपये दिया जाता है, सी आंसर ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है भाग्यश्री योजना। भाग्यश्री योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता गरीब परिवारों में जन्मी बेटियों के परिवार को प्रदान की जाती है। साथ ही बेटी की मां को 5100 रुपये का आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो 50वां ठीक है इसका, 50वें का सी सही है। और बजट 2023-24 के बारे में अमृतकाल के लिए विजन के लिए अंतर्गत शामिल हुआ है। तो क्या शामिल हुआ है अमृतकाल के विजन के अंतर्गत, क्या शामिल हुआ है? तो ये युवा वर्ग के लिए विशेष ध्यान देना और नागरिक के लिए अवसर देना, ये भी ठीक है। रोजगार सृजन, ये भी ठीक है। समृद्धि और स्थिति बृहद आर्थिक वातावरण बनाना, समृद्धि और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण बनाना। तो तीनों देखिए जो विकासशील देश हैं उनके लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ऊपरी सभी ये अंदाज से ही आप मार सकते हैं। ठीक है, 124 है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल का सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है बताइए। समावेशी विकास, युवा शक्ति, अवसंरचना और निवेश, नारी सशक्तिकरण। तो कौन सा नहीं है बताइए। तो नारी सशक्तिकरण नहीं है इसमें, बाकी सब ठीक है। तो डी आंसर ठीक है इसका, बाकी सब शामिल है।
125वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अंतर्गत भारत में मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, तो बताइए। फ्री अन्न योजना, श्री अन्न योजना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 125वें का आंसर होगा बी, श्री अन्न योजना। तो ये ठीक है। और 2026 के केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उपलब्धियों समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करा चुका दिया गया है। तो उपलब्धियां समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, तो बताइए। ये 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 5 करोड़, तो कितने हैं, तो 9 करोड़ घरों को प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण घरों को ध्यान दीजिएगा, 9 करोड़ है, तो इसका ए आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि 127 क्वेश्चन है। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत मंत्रालय हेतु कुल कितने लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय के लिए कितना पैसा दिया गया है, तो 127 का हो गया 5.9 लाख करोड़। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश का बजट 2023 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, बताइए। 128वें का कोई आंसर बताइए। 16 करोड़, 19 करोड़, 24 करोड़, 121 करोड़, तो 24 करोड़ है, सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार प्रदेश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो बताइए। यूपी का योगदान है 10%, 8%, 6%, 7%, तो कितना है, इसका 8% योगदान है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ेगा भी, 1-2 साल में इधर उधर होगा तो 8.5 होगा, बहुत होगा तो 8.2 होगा, 3 होगा, अब इकट्ठे 9-12 नहीं हो जाएगा, तो उस गेस के अनुसार क्वेश्चन आंसर मार सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें है कि 2023-24 के अनुसार निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने वाला लक्षित करने के लिए कितना दिन निर्धारित किया। अगला क्वेश्चन देखिए 130 नंबर का। माफ़ी चाहता हूँ, ये ट्रेन जा रही है, इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए फिर जा रही है, इतना हॉर्न बजाते हैं, सबकी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश को निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कब तक, तो कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बताइए। 2047 तक, 2070 तक, 2050 तक, तो 2070 तक भी सही है, ये कभी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट 2023-24 के अनुसार हाल ही में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंदर कितने ब्लॉकों का कवर करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 500, 600, 700, 800, तो 500, तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रदेश के कितने जनपद में संचालित की जा रही है, बताइए। 75, 72, 71, 70, कितने में है, तो 71 जिलों में, सी सही आंसर है इसका। 133 देख लेते हैं। समीक्षा अधिकार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021 में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व की कुल सेवा निर्यात का कितना प्रतिशत थी, 3%, 4%, 5%, 6%। तो पूछ रहा है कि 2022-23 में के अनुसार भारत की जो सेवा निर्यात है वो कितना परसेंट रही है विश्व की तुलना में, तो बी है इसका आंसर, 4%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 22-23 के अनुसार 2022 के दौरान शीर्ष से कम होते हुए विदेशी मुद्रा प्राप्त देशों का समूह कौन सा है, तो किस देश ने विदेशी मुद्रा प्राप्त किया था सबसे अधिक में, उसका बताइए। तो इसमें भारत है, मैक्सिको है, चीन है, फिलीपींस है। मैक्सिको, भारत, चीन, फिलीपींस, भारत, मैक्सिको, चीन, मिस्र, भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस। तो इसमें ए ठीक है, भारत है, फिर मैक्सिको है, फिर चीन है, फिर फिलीपींस है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन पे 2022-23 के अनुसार 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैविक वर्ष, पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दलहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो किसके लिए किया गया है, बताइए। तो पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो सी आंसर इसका सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए शो किया गया है। तो मिलेट्स में हमने बताया था कि बाजरा आता है, रागी आता है, ज्वार आता है, सावा आता है, बाजरा मोती आता है, वारिंगा आता है,
तो ये सब चीज़ें आती हैं। कोदो भी आता है, कट्टू भी आता है, तो चीज़ें हैं जो श्री अन्न में आते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत मांस उत्पादन में विश्व में 8वें स्थान पर है। तो कौन सा सही है बताइए। तो इस वाले में पहला ठीक है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, तो उपयुक्त सभी है, तो सी आंसर ठीक है, सभी कथन सही हैं। तो मांस उत्पादन में विश्व में 8वें स्थान पे याद रखिएगा, तीसरे स्थान पे अंडा में है और पहले स्थान पे दूध में है। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन है। देखो अपना देश पर्यटन योजना में भारत से कुल कितने स्थानों का चयन किया गया है। 24वां, 24, 50, 101, 75, कितना किया गया है। तो 50 स्थानों को किया गया है। ठीक है। 138 का देखिए कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो स्थापना और वर्ष दिया हुआ है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 1985, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा है, जिसको हमने बताया है 2 को, तो इसने बताया ही है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। तो ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1980 में किया गया था। तो कौन सा सही है। तो 1, 3 सही है इसका, तो बी आंसर ठीक है। ठीक है। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। शायद मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है कि आरआरबी का जो रीजनल रूरल बैंक है उनका गठन 1969 में हुआ था। तो ये गलत था, ये मैं गलती से बता दिया हूँ इसको, ये दोनों में मैं कन्फ्यूजन हो गया था। तो इसका सही है, नोट कर लीजिएगा उसमें कि उसका सही है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी जो है, रीजनल रूरल बैंक जो है, उनकी जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1975 को की थी। याद रखिएगा इसका आरआरबी का। और पिछले क्वेश्चन में जहाँ भी आरआरबी का लिए आएगा रीजनल रूरल बैंक के लिए, तो उसमें 1975 है, 1969 नहीं है। वो जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ये हमको शायद याद आ गया है, इस वजह से मैंने गलत बता दिया है शायद, तो उसको देख के करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कितने संकेतों को शामिल किया गया है। 3, 5, 7, 10। तो बहुआयामी निर्धनता में कितने शामिल किया गया है। इससे पहले बात हुई है तो 10 जो अंक है उसमें शामिल किया गया है, 10 अंकों को। 10 ऐसे मापक हैं जिसको शामिल किया गया है। इसमें जो 33% से अगर कम पाता है, 10 में से अगर 3 में जो कम है, 3.33 में जो कम है, मतलब कि जैसे मान लीजिए भूखमरी है, पोषण है, तो मान लीजिए पोषण में 10 अंक पाना है तो इसने 5 पाया। भूखमरी में अगर 10 पाना है तो उसमें 5 पाया। तो इस तरीके से 4 ऐसे जो ये मापक हैं जिसमें वो हमेशा 33% से कम पाया है, तो वो बहुआयामी निर्धनता के लाइन में है और बिलो पॉवर्टी लाइन में भी है, ये भी जान लीजिए। तो डी वाला ठीक है इसका। अंतिम क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित में को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए कि योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, कौन सी, वही बताना है। तो योजना आयोग जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था, और पहली पंचवर्षीय योजना को हमने बताया है कि 1951 में शुरू हुई थी, और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में हुआ था। तो 1, 3, 2 इसका आंसर होगा। तो ए आंसर ठीक है इसका। ठीक है। चलिए अगर वीडियो आपको, इकोनॉमिक्स का वीडियो था इसमें, और इकोनॉमिक्स की हम एक सीरीज ही बनाएंगे अभी, मगर अभी जो आरओ के लिए जो अभी चल रहा है, धरना भी चल रहा है, देखिए अगर कैंसिल हो जाता है ठीक है, अगर नहीं कैंसिल होता है तो अभी इसी से काम चलाइए जो आज हमने पढ़ाया है। और इसमें से 3-4 क्वेश्चन मोस्टली फंसेगा ही, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से देगा ही। तो या तो वो स्कीम से दे, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद पूछे, पंचवर्षीय योजना पूछे, कोई वक्र पूछेगा ही पूछेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।